औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज स्टैटिक्स। ये इंटर कॉमर्स का सेकेंड सब्जेक्ट जो हम आज आपके साथ डील कर रहे होंगे। सर इसके अंदर हमारे पास जो हम डिटेल में डील कर रहे हैं इसको, इसके अंदर हमारे पास टोटल अगर हमारे पास एक बुक हम इसके अंदर यूज़ कर रहे होंगे, वो बुक का नाम हमारे पास शाहिद जमाल की बुक होगी। शाहिद जमाल की बुक होगी फॉर यूजिंग स्टैट्स इंटर क्लास पे। ठीक है सर। सर जब आप इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे तो हम आज ही जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं या उसको हम टोटली डील कर रहे होंगे अपने कोर्स के अंदर, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है। ठीक है सर। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इसका मतलब जब हम देखने जा रहे होंगे तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि यार स्टैटिक्स के बेसिकली हम दो सेंस में मतलब देख रहे होंगे। एक देखेंगे सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है, सिंगुलर सेंस में हम इसका मतलब देखेंगे, और दूसरा हम इसका मतलब देखेंगे प्लूरल सेंस। अगर मैं इसको नॉर्मली आपको अल्फा में समझाने की कोशिश करूँ स्टैटिक्स का मतलब क्या है, हम फिर ये पूरा कोर्स हमें पढ़ना पड़ रहा होता है। देखें, हमारे पास जब हम अपना इंटर कॉमर्स खत्म कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हमारी कोशिश होती है हम कहीं पे भी एक छोटी मोटी अकाउंटेंट्स की और की जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि छोटे मोटा अकाउंटेंट या असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब के ऊपर हम हों। सही है सर। तो जब हमारे पास हम किसी जॉब के ऊपर होते हैं तो या किसी ऑर्गेनाइजेशन हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास डेटा काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। तो उस डेटा को मैनेज करना, उसके हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन लगाना, मतलब आपके हिसाब से डेटा देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही होगी। ठीक है। जैसे कि अगर एस्ट्रोनॉलजिस्ट होते हैं, ये होते हैं, वो क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट और भी होते हैं वो सारे यही वर्किंग कर होते हैं कि डेटा को देखते हुए उसको एनालाइज करते हैं, समझते हैं और उसके हिसाब से क्या कर लेते हैं, एक डिसीजन बना लेते हैं कि यार हमारे हिसाब से ये होना चाहिए था, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए था। ये कब कर रहे होते हैं सर, जब उनके पास एक हिसाब से हम बात करें कलेक्शन ऑफ डेटा हो, डेटा की कलेक्शन हो, साथ साथ उसकी प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखें, अगर मैं आपके साथ अभी यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, मुझे पता है स्टेट्स की क्लास है, नंबर्स की क्लास होगी, तो मैं कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करा, एक्सेल का फॉर्मेट इस्तेमाल करा। ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास यही क्लास अगर मेरे पास यूज कर रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ बैंकिंग या कमर्शियल जियोग्राफी, तो मैं अपने पास क्या करूँगा सर, तो मैं अपने पास एम एस ऑफिस और एम एस वर्ड या कुछ इस तरीके प्रेजेंटेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। ये क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन हर काम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। आप अगर अपनी कॉपी में नोटिंग भी कर रहे हो या मैं आपके ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी समझा रहा हूँ या मैं अभी यहाँ पे क्लास में नोटिंग कर रहा हूँ, तो मैं हर एक चीज को लाइन बाय लाइन लेके चल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ऐसे हर चीज को जम्पल मिसमैच करते हुए नहीं चला रहा हूँ। अगर मैं जम्पल या मिसमैच करके चलाना शुरू कर दूंगा तो इससे होगा कि सर इससे ये इशू आ जाएगा मेरा कि मेरा डेटा अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। ठीक है सर। तो इस साथ ही साथ इसके साथ हमने अभी एक और साथ आपको बोला एनालाइज, इसको समझना और अपने हिसाब से इसकी डिस्क्रिप्शन बनाना। ठीक है। किसके साथ? ऑफ एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, उसको सोचना, समझना, अपने अंदर एब्जॉर्ब करना और उसके अकॉर्डिंगली उसके मतलब फाइंड आउट करना। दिस इज कॉल्ड द एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। सोचना, समझना, अपने हिसाब से इसको घेरना, ये एनालाइज कहलाता है। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है। जब भी मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ तो आप क्या करते हो, 2 मिनट सोचते हो। ठीक है। ये जो 2 मिनट आप सोच रहे हो दैट इज कॉल्ड द एनालाइज प्रोसेस। ठीक है। और आप बोलते हो, फिर रिप्लाई करो तो सर अकॉर्डिंग टू मी, या सर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपसे जब एंट्री पूछ रहा होता है जनरल एंट्रीज, तो मुझे इस हिसाब से होता है सर अकॉर्डिंग टू मी ये एंट्री होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इंटरप्रिटेशन, आपके हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है सर। अब ये सारे काम कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, ये 4 चीजें जो है वो किसकी? ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डेटा। न्यूमेरिकल डेटा मतलब नंबर्स के सारे हिसाब किताब के अंदर हम ये सारी 4 चीजों को क्या कर रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है सर। ये हमने नॉर्मल सेंस में समझ लिया, सिंगुलर सेंस में समझ लिया इसको। अब आए हम इसको प्लूरल सेंस में समझने की कोशिश करते हैं। सर प्लूरल सेंस में हमारे पास क्या होता है, सेम ही चीज होते हैं, डेटा, प्रेजेंटेशन, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन। लेकिन उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे अगर आपको याद हो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम हर चीज देख रहे होते थे, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मतलब हम जो बात करते थे इकोनॉमिक्स के अंदर की, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर
वो क्या बात कर रहे होते हैं सर, इकोनॉमी के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। मनी भी किसके हिसाब से बात कर रहे थे, हमने मनी का टॉपिक बोला, पाकिस्तान में पैसों की जरूरत पड़ती है। मैं ये नहीं बोलता था सर रहमान को जरूरत पड़ती है, सर सलमान को जरूरत है, पाकिस्तान को पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एग्रीगेट की प्लूरल सेंस में हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डेटा। सिमिलरली वही चीज होगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा सर, हम यहाँ पे सारी जो डीलिंग कर रहे होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट बेसिस के ऊपर करते हैं, ठीक है सर। हमें थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाना चाहिए। अब ये हमने डिस्कस कर लिया। स्टैटिक्स बेसिकली हम कहते हैं कि इसको होता है बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन के हिसाब से हम देख रहे होते हैं इसको, सही है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम अपना कोर्स में चलते रहेंगे सारी चीजें आज ही पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। हम इसको समझ लेंगे, लेकिन हम इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं, डेटा। हमने यहाँ पे बोला कलेक्शन ऑफ डेटा, न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डेटा, ठीक है। प्रेजेंटेशन में जो भी हम कर रहे होते हैं वो किस बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं, डेटा के बेसिस के ऊपर होते हैं। तो बात आ जाती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा, डेटा हम कहते हैं किसको है, ठीक है। डेटा हमारे पास, अगर मैं बात करूँ नॉर्मली हमारे पास डेटा की दो मेजर कैटेगरीज हो रही होती है, ठीक है। अगर हम डेटा की बात करते हैं कलेक्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ डेटा के हिसाब से, तो हमारे पास नॉर्मली दो काइंड्स ऑफ डेटा होते हैं। सबसे पहली काइंड कौन सी होती है सर, एक होता है प्राइमरी डेटा, सेकंड वन इज सेकेंडरी डेटा। सही सर, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या मतलब होता है, देखिए प्राइमरी डेटा का मतलब होता है आपने जो डेटा ऑब्टेन करा है, वो कलेक्ट जो करा है आपने डेटा, वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट हुआ, मतलब आपको किसी और ने नहीं दिया, आपने खुद ने चूज करा है, ओरिजिनली आपने खुद ने आइडेंटिफाई करा है, आपने किसी से मांगा नहीं है, ठीक है। ये डेटा कौन सा कहलाता है, प्राइमरी डेटा। अब जैसे कि हम बात करें जो बुक्स बनती हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बुक का नाम दिया शाहिद जमाल की बुक का। अब ये जो बुक है हमारे पास, ये हमारे पास क्या डील आउट हो रही थी, ये हमारे पास प्राइमरी बुक होती है, क्यों सर। अगर हम यहाँ पे देख रहे हो तो ये जो डेटा हमारे पास आए, जो बुक आई है, वो बनाई किसने, वो बनाई तो शाहजमान साहब ने, ठीक है। अब मुझे भी नहीं पता वो हयात ही नहीं है, लेकिन जब वो बुक बना रहे होंगे तो वो क्या कर रहे होंगे, अपने पास डेटा गैदर कर रहे होंगे, क्या कुछ सवाल यहाँ से उठा लिए, कुछ सवाल वहां से उठा लिए। तो ये जो प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा हो रहा होता है, वो जब शाहजमान साहब खुद कर रहे होंगे, तो उनके लिए वो क्या जाएगा, प्राइमरी डेटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हर चीज को खुद से मैनेज करते हुए काम करा, ठीक है। फर्स्ट टाइम फॉर a specific purpose, ठीक है। एंड एंड ओरिजिनल इन नेचर। ओरिजिनल नेचर मतलब क्या होगा, या तो साहिबजामान साहब ने दो तरीके से डेटा कलेक्ट किया होगा, या तो उन्होंने कई किसी बुक से सवाल उठा लिए होंगे, या तो उन्होंने खुद ने बैठ के सवाल ड्राफ्ट किए होंगे। अगर जो सवाल उन्होंने खुद ने बैठ के ड्राफ्ट किए, खुद ने लिखे हैं, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है जब हमारा टेस्ट होता है, कुछ भी होता है, तो मैं क्या करता हूँ, खुद से सवाल बना के आपको दे देता हूँ। वो क्या होता है, वो कहलाता है प्राइमरी डेटा, खुद से सवाल बनाना, खुद से सारा डेटा मैनेज करना, ठीक है। सेकंड वन इज क्या होता है सर, सेकंड वन भी सेकेंडरी डेटा होता है, इसमें थोड़ा सा डिटेल हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, ओरिजिनल नेचर था और फर्स्ट टाइम फॉर स्पेसिफिक पर्पस था। लेकिन हमारे पास सेकंड डेटा क्या होता है कि किसी और के इस्तेमाल में था, जैसे अभी मैंने आपको बता रहा था ना शायद जवाब साहब के एग्जाम्पल, कि उन्होंने जब बुक बना रहे होंगे तो उन्होंने दो हिसाब से डेटा कलेक्ट किया होगा, एक तो उन्होंने सवाल खुद से बना लिए होंगे और दूसरा किसी बुक से कॉपी कर लिए होंगे। जो सवाल उन्होंने खुद से बनाए थे वो कहलाते हैं हमारे पास प्राइमरी डेटा, लेकिन जो सवाल उन्होंने किसी बुक से कॉपी पेस्ट कर लिया था, ठीक है, किसी और का ओरिजिनल नेचर का डेटा था, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, सेकेंडरी डेटा, ठीक है। ओरिजिनली कलेक्टेड बाय समवन एल्स, सही है। ये डेटा किसने लिया होगा, किसी और बंदे ने कलेक्ट करके वो सारा डेटा प्रेजेंट किया होगा, जैसे कि किसी और की बुक से कॉपी किया होगा, तो उन्होंने भी किसके और से बनाया होगा ना, तो उनके लिए वो सवाल कौन से हो जाएंगे सर, उनके लिए वो सेकेंडरी सवाल हो जाएंगे शायद जमा साहब के लिए, ठीक है सर, क्लियर है। हम बाकी सारी चीजों को भी ऐसा ऐसा डिस्कस करते रहेंगे एज पर दी जब हमारे पास कोर्स आता रहेगा। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2।
तो चैप्टर नंबर 2 में हम हमारे पास क्या डिस्कस कर रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास आ जाएगा, हमने देखिए कलेक्शन के ऊपर समझ लिया। अब हम ये जो टॉपिक समझ रहे होंगे वो किसकी बेसिस पे समझ रहे होंगे, प्रेजेंटेशन की बेसिस के ऊपर, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कि जो डेटा हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि ये भी एक डेटा आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, तो ये जो डेटा हमारे पास प्रेजेंट होता है या किसी भी किस्म का डेटा, अब जैसे कि मैं बोलूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, स्टूडेंट्स के नेम मुझे बता दो, ठीक है, स्टूडेंट्स जो आपके पास इनरोल्ड हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर मुझे बता दो। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है या जो नेम्स होते हैं वो हमारे पास क्या डील आउट हो रहा होता है सर, उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बेसिस पे। आपको डेटा होता है लेकिन आप उसको क्या करो होते उसकी बेसिस के ऊपर आप प्रेजेंट कर रहे हो, देन यू हैव अ राइट या देन यू हैव अ इजीनेस टू यूज द डेटा। ठीक है सर, क्लियर। अब डेटा जब हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे होते हैं तो याद रखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। दो किस्म से आप डेटा प्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहली टाइप हमारे पास कौन से आते हैं सर, हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड टाइप ऑफ डेटा मेरे पास बन रहा होता है सर ग्राफिकल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सही। पहली टाइप के पास कौन सा है सर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद होता है कि मैंने एक कैटेगरी बना दी, या मैंने जैसे लेट्स सपोज मैंने एक टेस्ट लिया, मैं इसकी एग्जांपल लेने के लिए इसको कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरी क्लास टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास लेट्स सपोज टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास थे 25 स्टूडेंट्स थे। ठीक। अब टोटल मार्क्स मैंने एक टेस्ट लिया, टोटल मार्क्स कितने थे सर, टोटल मार्क्स मेरे पास जो टेस्ट के मैंने रखे थे वो तकरीबन रखे थे आउट ऑफ 50। सही है। तो मार्क्स मेरे पास कैसे आए सर, मेरे पास जो मैं सीक्वेंस में देता हूँ, किसी बच्चे के आए 25, 35 कर लेते हैं, किसी के आए 37, फर्स्ट बच्चे के 35 है, मैं 25 नंबर्स लिख दूंगा। फर्स्ट के 35 है, सेकंड के 37 है, थर्ड के है मेरे पास 38, फोर्थ का है मेरे पास, एक काम करता हूँ, फर्स्ट का है 35, सेकंड का है 37, थर्ड का है 38, फोर्थ का है अगेन, जो फोर्थ स्टूडेंट मेरे पास रोल नंबर 4 का जो स्टूडेंट था उसके 35 मार्क्स है। रोल नंबर 5 के स्टूडेंट के लेट्स सपोज आगे 30 मार्क्स आ गए। सही। सिमिलरली रोल नंबर 6 के मेरे पास आए 45 मार्क्स आ गए। सही है। उसके फिर बाद मेरे पास जो मार्क्स आए रोल नंबर 7 के वो आगे लगभग 44, फिर आगे मेरे पास 40, फिर आगे 43, फिर आगे 37। ठीक है, ये 10 रोल नंबर्स हो गए। मैं थोड़ा कम डेटा कर देता हूँ ताकि मैं जल्दी से इसको समझा दूँ आपको। 15 स्टूडेंट्स है मेरे पास। सही है। फिर इसके बाद लेट्स सपोज 35 मार्क्स आ गए, 48 मार्क्स आ गए, 49 मार्क्स आ गए, 35 मार्क्स आ गए और 40 मार्क्स आ गए। सर ये टोटल 15 बच्चों के मेरे पास कुछ इस हिसाब से मार्क्स आए। अगर मुझे पूछे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझसे पूछे कि यार मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपके पास 15 बच्चे क्लास में हैं तो किसके ऑन एन एवरेज मार्क्स किस हिसाब से है, मुझसे सलमान ने मुझसे सवाल पूछा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि देखें सर मैं एक काम कर लेता हूँ, अब मैंने देखा लोएस्ट नंबर मेरे पास कौन से मार्क्स आ रहे हैं, मीन्स देखें सर सलमान, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास 15 बच्चे थे तो सलमान ने मुझे बोला सर एक काम करें, 15 बच्चों में से मुझे ये बता दें कि 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 35 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आ गए। इस हिसाब से ना मुझे मार्क्स के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दें, अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स की बेसिस के ऊपर डिवाइड कर दें। तो मैंने लिख दिया, ठीक है भाई, मार्क्स लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सही। अब जब मैंने मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात कर दी, तो मेरे पास मैंने देखा कम से कम मार्क्स मेरे पास कितने हैं, तो मैंने देखा कम से कम मार्क्स आए मेरे पास जो आए हैं वो आए हैं 30, और ज्यादा से ज्यादा कितने हैं 49 है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 30 से लेके 49 या 50 तक के क्या कर लेता हूँ, सारे मार्क्स को लिख देता हूँ, इससे मेरे पास से आसानी हो जाएगी। ठीक है, 49 मार्क्स है, चलो एक और मार्क्स लिख दो, 50 भी लिख दो। सही। 30 से लेकर 50 तक मैंने क्या कर दिया, मार्क्स डिवाइड कर दिया। किस बेसिस के ऊपर, मैंने देखा लोएस्ट नंबर मेरे पास कौन सा था, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। लोएस्ट मार्क्स मेरे पास सर कितने थे,
सर लोएस्ट मार्क्स मेरे पास कुछ जो आ रहे थे वो कोई 30 थे, और हाईएस्ट मार्क्स है मेरे पास कितने थे जो मैंने बच्चों ने ऑब्टेन किए, ये ऑब्टेन मार्क्स हैं। हाईएस्ट मार्क्स है मेरे पास कुछ आ रहे थे कुछ 49 के आसपास। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ग्राफ मतलब डेटा बना दिया। अब मैंने देखा 30 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 30 मार्क्स सिर्फ एक ही स्टूडेंट के आए हैं। ऐसा ही है? जब 30 मार्क्स एक ही स्टूडेंट का आया तो मैं इसको कलर करते हुए ताकि मैं इसको पॉइंट आउट कर लूँ और इसको यहाँ पे लिख दिया आई। आई का मतलब क्या होता है, 1, सिर्फ एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, फिर 31 किसी मार्क्स आए, नहीं सर 31 किसी के भी नहीं है। मैंने पूरा देख लिया, 31 किसी के भी नहीं है। या मैं काम कर लेता हूँ, जिस हिसाब से डेटा प्रेजेंटेशन करनी होगी उस हिसाब से करवा देता हूँ। सही है, मैंने स्टार्टिंग से लेकर चला 35 मार्क्स है, तो सर 35 के पास गया, 35 रोल नंबर 1 के आए थे, लेके आ गया। सही है, फिर रोल नंबर 2 के मार्क्स कितने आए थे, 37। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि मैं मिस ना कर दूँ। फिर रोल नंबर 2 के कितने आए थे, 37, 37 के ऊपर गया, एक आई लिख दिया 1, मतलब ये शॉर्ट हम करेंगे, सीधी स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। सही है, 37 को भी मैंने देख लिया अपने पास। फिर आया था 38, 38 कितने स्टूडेंट्स के आए सर, 38 रोल नंबर 3 का गया। फिर आते रोल नंबर 4 पे, रोल नंबर 4 के मार्क्स कितने सर, रोल नंबर 4 के 35 मार्क्स आए। तो 35 मेरे पास कौन सा हो गया सर, 35 मेरे पास दूसरा 35 आ गया। तो मैं क्या करूंगा सर, यहाँ पे जाऊंगा एक और आई लगा दूंगा। ठीक है सर, फिर आ जाएगा 30। सर 30 कितने आए हमारे पास, सर 30 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो हम यहाँ पे भी एक आई लगा देंगे। सही है, फिर आ गया 45। सर 45 मेरे पास आ गया एक, फिर आया इसके बाद 44। 45 को भी लिख दिया और 44 को भी मैंने लिख दिया। फिर 40 और 43, 40 मैंने लिख दिया और साथ ही साथ मैंने क्या कर दिया, 43 भी लिख दिया। सर इसके बाद है 37 और 35। 37 मेरे पास सेकंड नंबर पे आ गया और 35 मेरे पास क्या आ गया, थर्ड नंबर पे आ गया। 37 भी आ गया मेरे पास और 35 भी आ गया। फिर आया था 48, 48 हमारे पास एक स्टूडेंट का आ गया। सही है, फिर 49, 35 और 40, तो सब 49 के ऊपर लेके चल जाते हैं हम। 49 एक स्टूडेंट का है, 49, 35 और 40, 35 फोर्थ स्टूडेंट का भी आ गया मेरे पास। सही है, और फिर हम इसको क्या कर देंगे, 35 और फिर आया हमारे पास 40। सही है, हमने टोटल 15 बच्चों को क्या करा, उनके मार्क्स के हिसाब से उनको कंबाइन कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख देते फ्रीक्वेंसी हमारे पास कैसे बन जाएगी। तो सर हम बोल देंगे 30 का हमारे पास कितना है, 30 का एक आया, 31 का कुछ भी नहीं आया, 32 का भी कुछ नहीं आया, 33 पे भी किसी स्टूडेंट ने मार्क्स नहीं लिए, 34 पे मार्क्स नहीं लिए। हाँ अलबत्ता 35 पे कितने बच्चों ने मार्क्स लिए, 4 बच्चों ने मार्क्स लिए। 36 पे किसी के भी मार्क्स नहीं आए, 37 पे 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 38 एक स्टूडेंट का मार्क्स आया, 39 किसी के भी नहीं आए, 42 स्टूडेंट्स के आए, 41 किसी का नहीं आया, 42 किसी का नहीं आया, 43 एक स्टूडेंट का आया, 44 एक स्टूडेंट का आया, 45 एक स्टूडेंट का आया, 46 किसी का भी नहीं आया, 47 किसी के भी मार्क्स नहीं आए, 48 एक स्टूडेंट का आया, 49 एक स्टूडेंट का आया। मैंने अब क्या करा, इस डेटा को थोड़ा सा इजीनेस पे लेके चले गए। कैसे सर, अब देखो मुझसे अगर सर सलमान पूछेंगे सर 30 मार्क्स, सर मुझसे पूछ रहे हैं कि यार आप मुझे मार्क्स बता दें, तो मैंने बोला, सर देखिए मेरे पास 15 बच्चे थे, 30 मार्क्स एक स्टूडेंट के हैं, 35 मार्क्स 4 बच्चों के हैं, ठीक है, 37 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आ गए, 38 के हैं, 40 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आ गए। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और टोटल अगर मैं चेक करूंगा ना, टोटल ये क्या आ जाएगा, 15 स्टूडेंट जो कि मेरे पास थे वो ही आने चाहिए। ठीक है, समझाया सर हम इसको किस तरीके से कर लेंगे, यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं आई, कोई मसला नहीं है हमारा। क्लियर हो गया सर, आई होप एक ये हमने क्या कर लिया, ये बेसिकली हमारे पास जो पहली टैब थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने क्या करा, डेटा को उनकी एक रेंज बनाते हुए, एक डेटा का शेड्यूल बनाते हुए हमने क्या कहते हैं, डेटा को प्रेजेंटेशन करवा दी। सही है सर। सर इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टैब है दैट इज ग्राफिकल। अब ग्राफिकल का तो हमें समझ में आ जाता है, ग्राफिकल का मतलब क्या होता है, सब डेटा तो है लेकिन वो किसकी बेसिस के ऊपर हम प्रेजेंट कर देंगे, ग्राफ की मदद से। जो डेटा हमारे पास आ रहा होगा उसको हम कैसे प्रेजेंट कर रहे होंगे, ग्राफ बनाते हुए हम डेटा को प्रेजेंट करवा देंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। चले सर हम एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं ताकि हम उसके अंदर फर्दर जो भी हमने समझा है उसके अंदर ही हम थोड़ी सी डिटेल में रखते हुए सवाल को करने की कोशिश कर लेते हैं। अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं, फिर हम इसके आगे आगे हम किस हिसाब से बनाना है वो भी हम समझ रहे होंगे अपने पास।
तो सर मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, ग्राफ वाले को हम बाद में समझाएंगे सर। सर क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। सर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने बोला, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, फॉलोइंग टेबल showing the marks of 20 students formed into an array of ascending order। तो सर मेरे पास मार्क्स के हिसाब से आ रहे हैं सर, 35 मार्क्स आ गए, 42 मार्क्स आ गए, 43 आ गया, 51 आ गया, ठीक है, 36 आ गया, 42 आ गया, 43 51, 43 51, 39 42, 39 42, 43 52, 43 52, 40 43, 40 43, 46, 52, 40 43, 46 एंड लास्ट इज 54। ठीक है, ये हमारे पास टोटल डेटा हो गया। सही है। अब अगर मैं यहाँ पे जो भी डेटा होगा, मुझसे इसने क्या बोल दिया सर, इसने मुझे बोल दिया कि ऑर्गेनाइज, रिक्वायरमेंट देख लेता हूँ जो नॉर्मल आपके पेपर्स में भी आ रही है, ताकि आपको आसानी हो जाए। क्लासिफाई, एक सेकंड नाम लिखते हुए लिख देता हूँ आसानी के लिए। क्लासिफाई द अबव डेटा, ठीक है, या स्लैश में लिख दूंगा मैक की फ्रीक्वेंसी टेबल। मैं एक बोलते प्रिपेयर लिख दूं, प्रिपेयर दी फ्रीक्वेंसी टेबल। सही सर। सर इस हिसाब से मैं अपने पास क्या कर सकता हूँ, रिक्वायरमेंट बनाते हुए सवाल को देख लेता हूँ किस हिसाब से चलाना है मुझे। तब मैंने यहाँ पे ये देख लिया। अब इसके अंदर मैंने नॉर्मली सबसे पहले जब भी मैं डेटा इस टाइप के सवाल आएंगे ना स्टेट्स के अंदर पेपर में आते जाते दिख रहा है, मैं अभी हम पास पेपर्स देखने जाएंगे इस टॉपिक के बाद, तो हम आपको देखा है पास पेपर्स में दिखाऊंगा, आता ही है पास पेपर्स में। तो सर मैंने आपसे सबसे पहले जब हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर भी देख रहे थे, जब भी हम इस टाइप का कोई भी सवाल कर रहे होंगे तो हमें सबसे पहले क्या चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपने पास, तो सबसे पहले हमें लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, लोएस्ट या मैं बोलूँ मिनिमम मार्क्स। लोएस्ट मार्क्स को लिखूं या मैं इसको लिख दूं मिनिमम मार्क्स। हाँ, लोएस्ट मार्क्स लिखूं या मैं अपने पास बोलूं मिनिमम मार्क्स, हमारे पास क्या हो जाएंगे। ठीक है सर, लोएस्ट मार्क्स मिनिमम मार्क्स में अगर अपने पास पूरे डेटा के अंदर चेक करना चाहूँ तो मेरे पास 35 एक दिख रहा है मेरे पास लोएस्ट मार्क्स। सही, मैं इसको रेड हाईलाइटेड कर देता हूँ, बोल्ड भी कर देता हूँ। सही, बाकी मुझे कोई और वैल्यू नहीं है जो कि 35 से छोटी है, तो मेरे पास लोएस्ट मार्क्स कितने हो जाएंगे, 35 मार्क्स हो जाएंगे। और मैं बोलूँ हाईएस्ट मार्क्स, या मैं इसको बोल दूं मैक्सिमम मार्क्स मैंने कितने बच्चों को दिए। सब मैक्सिमम मार्क्स जो बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं वो मेरे पास जो मुझे दिख रहे हैं दैट इज 54। ठीक है, ये आखिरी वाला नंबर है। सही, ये मेरे पास लोएस्ट और मैक्सिमम नंबर्स हो गए। सही, जब भी मैं अपने पास डेटा के अंदर सवाल करने जा रहा हूँ और फ्रीक्वेंसी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के सवाल करने जा रहा हूँ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बनानी होगी, तो याद रखिएगा सबसे पहले हमें लोएस्ट और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, इससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों सर, क्योंकि देखें अगर मैं आपको बताऊं ऊपर वाली एग्जाम्पल के अंदर भी लोएस्ट और मैक्सिमम मार्क्स पता थे तभी मैंने अपने पास क्या कहते हैं मार्क्स बना लिए थे। सही, वरना मैं ढूंढते रह जाऊंगा, मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ही नहीं पता चलेगा। तो इसकी वजह से हम क्या कर लेते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, मार्क्स का चार्ट बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ पे मैं अपने पास क्या लिख दूंगा, फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा।
सर 35 से लेके मुझे लेके चलना है, तो 35 प्लस 1 दैट इज 36 से लेके 54 तक लेके जाना है मुझे। लंबा चौड़ा हिसाब के साथ देखना मुझे, तो ये 54 तक मैं लेके तो चले गया हूँ। 54 तक मैं लेके चले गया अपने पास। अब आए मैं एक एक करके क्या कर लेता हूँ, मार्क्स को देख लेता हूँ। सर स्टार्टिंग से लेके चलेंगे 35 42। तो 35 कितने स्टूडेंट्स क्या है सर? 35 अभी हमने रोल नंबर 1 उसके मार्क्स आ गया, तो यहाँ पे मैं आई लिख दूंगा, 1 भी लिख रहा हूँ मैं मिस्टेक, ठीक है। 35 आ गया, देन वी हैव 42 एंड 43। तो 42 पे ऊपर एक आई लगा दूंगा, 43 पे। अच्छा मैं आई लाइन वाला नहीं बना रहा हूँ मैं, सही। मैं जैसे सिंपल ये लकीर है, मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ, एक लकीर है, जैसे हम बल लिखते हैं ना, वैसे सिंपली लिखते हैं। इसके अंदर ना कुछ डिजाइन विजाइन या कुछ नीचे जो बॉर्डर दे रहा हूँ कुछ भी नहीं देना मैं, सही। 42 43 लिख दिया। मैं इसको कलर हाईलाइटेड कर देता हूँ ताकि मिक्स मैच ना हो जाए। 51 36 42। तो सर 51 आ गया हमारे पास, 51 के ऊपर एक मार्क्स दे दूंगा, 51 के ऊपर आ जाएगा मार्क्स। 36 पे आ जाएगा एक नंबर, 42 के ऊपर मेरे पास दूसरा नंबर आ गया, पहले भी 42 आया था, दोबारा 42 आ गया, कोई मसले की बात ही नहीं, लकीरें लगाएंगे इस हिसाब से ही, सही। फिर 43 51 39। 43 हमारे पास आ गया एक और, तो एक और लाइन लगा दी। 43 51 39। तो 51 भी मेरे पास एक और आ गया, दैट्स गुड थिंग फॉर मी। 51 और फिर आ जाता है 39, सही। 42 53 और 42 43 52। तो 42 आ गया एक और, 43 भी एक और आ गया, और फिर हमारे पास है 52। तो सर 52 हमारे पास एक और आ जाएगा, सही है सर। इन तीनों को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा आप हाईलाइट नहीं करेंगे, आप कट कर देंगे तो भी सही रह जाएगा, ठीक है। आप इसको पेंसिल से कट भी कर देंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। मैं हाईलाइटेड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सेल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, कट करने में काफी देर लग जाएगी मुझे, तो सिंपली मैं कलर हाईलाइट कर रहा हूँ। आप जो भी निशान, आप कोई स्टार बनाना चाहते हो, डॉट बनाना चाहते हो, आप बेसिकली इसको ये करने का मकसद क्या होता है, ताकि नंबर डबलिंग के ऊपर गलती से आप रिकॉर्ड ना कर दो, ठीक है। फिर 40 43 46। 40 के ऊपर भी मैं एक लाइन दे दूंगा, ठीक है। ये बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की मैं क्या लगा रहा हूँ, अगर इसको एक नाम दे दूं, ये होता है बेसिकली टैली, नंबर टैली, ठीक है। इसको हम अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ साथ यहाँ पे अगर लिख दें, नंबर टैली कहते हैं इसको, कि हमारे पास क्या आती है, नंबर टैली। कि हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, नंबर को हम यहाँ पे टैली कर रहे हैं, नंबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि हमारा टोटल है वो फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। टोटल 20 स्टूडेंट्स का डेटा बना दूंगा। अच्छा मैं भूल गया, मैंने 40 के ऊपर कोई लाइन लगा दी थी, मेरे जहन से निकल गया। लगी भी है 40 के ऊपर, मैं देख लेता हूँ, इससे पहले तो कोई 40 नहीं आया था, नहीं था 40 से पहले नहीं आया था, ठीक है। 43 46। 43 के ऊपर एक रिकॉर्डिंग कर दूंगा, देन सिमिलरली 46 के ऊपर भी एक रिकॉर्डिंग में कर दूंगा, सही है सर। फिर अगेन मेरे पास आता है 52 40 और 43। 52 आ जाता है हमारे पास, 40 और 43, 40 एंड देन वी हैव 43। अच्छा एक और 43 के लिए हम यहाँ पे क्या करने जा रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन हम जब नॉर्मली इसको किस तरीके से करते हैं, 4 लाइनों के बाद 5वें को हम क्या करते हैं, इन चारों के ऊपर क्रॉस लाइन लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक्सेल है, तो मैं कोशिश कर लेता हूँ ताकि बना के दिखा दूँ, बन नहीं पाएगा, ठीक है। मैं इसको एक पिक्चर खींच के आपको भेज दूंगा, इसको आप अगर 5 आइटम हो जाएंगे तो आप इसको किस तरीके से करना होगा, सही है। 40 के 43 के 5 हो गए हमारे पास, फिर आया था 46 और 54। 46 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज 54, ठीक है सर, सही। हमने टोटल हिसाब किताब अपने पास बना लिया। हम इन सबको हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो कि हमने सारे पॉइंट्स को क्या कर दिया है, टाइमली रिकॉर्ड भी कर दिया, सही। 35 पे एक आ गया, 36 पे एक आ गया, 37 पे कोई भी नहीं आया, 38 के ऊपर कोई भी नहीं आया, 40 के ऊपर एक आया, 39 पे एक आया, तो 40 पे दो आए, 41 पे कोई भी नहीं आया, 43 पे 3 आए, 43 के ऊपर हमारे पास 5 आ गए हैं, ठीक है। 44 पे कुछ भी नहीं है, 45 पे भी कुछ नहीं है, 46 पे दो हैं, 47 पे भी कुछ नहीं है, 48 पे भी कुछ नहीं है, 49 पे भी कुछ नहीं है, 50 पे भी कुछ नहीं है, 51 पे हमारे पास दो हैं, 52 पे हमारे पास दो हैं, सही है, और 54 पे हमारे पास वन है। अगर हम इन सबका टोटल कर लें तो हमें ये बात याद रखिएगा, इसका टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसे मैच करना चाहिए, दैट इज 20, सही है। ये ये हमारे पास टोटल हमारे पास आ गया कि जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स थे उसके हिसाब किताब हमारे पास कैसे बन रहा होगा, ठीक है।
क्लियर है सर? आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा प्रेजेंटेशन के लिए आ रहा होगा और वो डेटा को हमारे पास हमने अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम देख रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोएस्ट मार्क्स और हाईएस्ट मार्क्स को ऑब्टेन कर लेंगे। जब लोएस्ट और हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे, फिर हम अपने पास क्या कर लेंगे, स्टार्टिंग मार्क्स लिख देंगे, नंबर टेरी के हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी बना देंगे। ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास किस चीज की बनी है? फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। सही, ये फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करेगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हटा देता हूँ और सिर्फ यहाँ पे नंबर टैली लिख देता हूँ। सही है सर? अच्छा, ये जो डेटा प्रेजेंटेशन अभी समझ रहे हैं, याद रखिएगा ये जो डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम समझ रहे हैं अभी, सही है, ये किसकी बेसिस के ऊपर समझ रहे हैं? अनग्रुप डेटा को समझ रहे हैं। अभी हम डेटा का ग्रुपिंग नहीं करिए। अनग्रुप डेटा का मतलब क्या है कि मैंने क्या करा, मैंने अपने पास सारे डेटा को, जैसे कि लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, क्लास फर्स्ट ईयर क्लास इंटर के जितने भी मार्क्स थे मैंने सबको मिला दिया। मैंने ये नहीं देखा कि क्लास फर्स्ट ईयर के इसमें से कितने, लेट्स सपोज ये जो 15 स्टूडेंट्स थे मेरे पास, या जो भी मैंने एग्जाम्पल करी है, यहाँ पे 20 बच्चे बोले ना, अब यहाँ पे 20 बच्चे मैंने क्लास वाइज नहीं तोड़े, मतलब फर्स्ट ईयर के कितने स्टूडेंट्स थे, इंटर के कितने स्टूडेंट्स थे, बीकॉम के कितने स्टूडेंट्स थे, बीकॉम पार्ट 2 के कितने स्टूडेंट्स थे, उसमें नहीं तोड़ा। मैंने बस ये देख लिया कि मैंने 50 मार्क्स का जो 60 मार्क्स का जो भी टेस्ट दिया था, उसमें किस बच्चे ने कितना ऑब्टेन किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेड्स कि कौन सी क्लास का कोई बच्चा था। ठीक है, जब भी हम उसको डेटा को ग्रुपिंग नहीं करें, मतलब उसको उनकी कैटेगरी वाइज तोड़ ना दें। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर क्लास एक कैटेगरी है, इंटर एक कैटेगरी, बीकॉम पार्ट 1 एक कैटेगरी है, सिमिलरली बीकॉम पार्ट 2 एक अलग कैटेगरी है। तो इन चारों के अंदर अगर मैं इन स्टूडेंट्स को तोड़ दूं, तो ये डेटा मेरे पास कौन सा हो जाएगा? ग्रुप डेटा हो जाएगा। लेकिन मैंने इस सवाल के अंदर अभी हमने जितना भी पढ़ा उसके अंदर मैंने आपको दो एग्जांपल्स के अंदर अनग्रुपिंग ऑफ डेटा समझाई है। ठीक है सर, क्लियर? सर इसी के साथ हम इसको थोड़ा सा आगे और लेके चले चले जाते हैं ग्रुप डेटा के ऊपर। सर ग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे अभी मैंने आपको समझा रहा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, लेकिन इसके अंदर हम क्या देख लेंगे कि हमने अनग्रुप डेटा देखा, अब हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा का मतलब ये क्या होगा कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होगा उसको हम क्या कर देंगे, ग्रुपिंग के अंदर ब्रेकआउट कर देंगे। सही है सर, ग्रुपिंग के अंदर हम क्या कर देंगे, ब्रेकआउट कर देंगे। अब हम अगर ग्रुपिंग डेटा को ब्रेकआउट करेंगे तो सर मैं क्या करता हूँ, यही सेम सवाल उठा लेता हूँ और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ क्या काम बताएं, इसको ग्रुप ग्रुप डेटा के अंदर देख लेते हैं। उसको किस तरीके से देखते हैं, आंसर सेम ही आएगा सर, याद रखिएगा आंसर कभी भी चेंज नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका बन रहा होगा, उसकी बेसिस हम क्या बना लेंगे सर, हमारे पास यही है। सही है, ये हमारे पास एक सवाल आ गया और इसके अंदर बोल दिया क्लासिफाई, ठीक है, यूजिंग क्लास इंटरवल्स, यूजिंग फॉलोइंग क्लास इंटरवल्स कर देता है। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, कुछ इंटरवल्स बताता हूँ। मैं बोलता हूँ यार एक 35 से 39 का बैच बना दो। ठीक है, फिर काम करो 40 से लेके 44 के बीच का एक बैच बना दो। सिमिलरली 45 से लेके 49 तक का एक बैच बना दो और आखिरी 50 से लेके 54 तक का बैच बना दो। ये चार आपको ग्रुप्स क्लास इंटरवल दे दिए। ठीक है, आपको ग्रुप्स बना के दे दिए। क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है? ग्रुप्स से होता है। ठीक है, अभी इस सवाल के अंदर हम जो देख रहे हैं आपको ग्रुपिंग बना के दिया है। नेक्स्ट सवाल जो हमने इंशाल्लाह, सॉरी, नेक्स्ट सवाल जो इंशाल्लाह मैं आपके पास साथ देख लूंगा, उसके अंदर आपको ग्रुपिंग नहीं बना के देगा, उसमें आप ग्रुपिंग बना सीखोगे। ठीक है, अभी हमने पहले ग्रुप डेटा को समझ लिया कि ग्रुप डेटा के अंदर आपको इंटरवल्स गिवन है, आपको कुछ भी काम नहीं करना, बस नंबर्स में यहाँ पे पंच आउट कर देना है। सही है, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम क्या देख रहे होंगे, ग्रुपिंग किस तरीके से बनती है वो देख रहे होंगे। सही है, तो मैं आपके पास क्या कर लेता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ क्लास इंटरवल। सही है सर, क्लास इंटरवल मेरे पास कुछ गिवन है, इसके अंदर मेरे पास कुछ नंबर टैली आ जाएगी, देन मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी।
अब मेरे पास डेटा तो वही है, लेकिन अब मैं डेटा को क्या करूंगा, ग्रुप्स में तोड़ दूंगा। कैसे सर? अब मैं ये देखूंगा 35 के बीच 30 और 30, मतलब जितने भी मेरे पास ऊपर नंबर्स दिए हुए हैं उसमें से देखूंगा 30 से 35 से लेकर 39 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे सारे यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर रिकॉर्ड कर दूंगा। सिमिलरली 40 से लेकर 44 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा। 45 से लेकर 49 के बीच तक जितने नंबर आ रहे हैं यहाँ रिकॉर्ड कर दूंगा। 50 से लेकर 54 तक यहाँ रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है। आइए सर सवाल को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 35 हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास 35 है। सर फर्स्ट हमारे पास 35 आ जाएगा, तो 35 के लिए मैं क्या कर दूंगा, के लिए आई बना दूंगा। सही है। फिर 42। अब 42 मेरे पास 35 से 39 के बीच में नहीं आएगा, हाँ 40 से लेकर 44 के बीच में आएगा। देखें 41 40 41 42। 42 हमारे पास सेकंड ब्रैकेट में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सेकंड वाले में लिख दूंगा। देखो 40 से लेकर जो 44 के मतलब है ना, 40 से लेकर 44 के मतलब ये आ रहा है कि यहाँ पे 40 भी आ सकता है, 41 भी आ सकता है, 42 की अगर कोई नंबर आ रहा है वो भी आएगा, 43 भी आएगा, 44 भी आएगा। ये 5 नंबर मैं ऊपर वाले डेटा में था, अगर इन 5 नंबर से कोई नंबर आ रहा है तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर रिकॉर्ड करते चले जाओ। ठीक है सर। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 43। 43 में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। ठीक है। 43 भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। देन वी हैव 51 36। अब देखो 51 मेरे पास कहाँ पे आएगा सर, 51 में बोलूंगा लास्ट में, क्योंकि 50 भी इसमें 51 भी इसी में आ रहा होगा। फिर 36। सर 36 मेरे पास कहाँ पे आएगा, 35 से लेके 39 के बीच वाले इंटरवल में आ रहा होगा, क्योंकि 35 36 37 38 39 आ रहा होगा। सही है। फिर आएगा 42। 42 मेरे पास कहाँ आ जाएगा, सेकंड इंटरवल में आ जाएगा। देन 43। सही है। ये 43 यहाँ आ रहा था, मैं इसको कलर हाईलाइटेड कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। सही है। फिर 51। सर 51 मेरे पास कैसा आ जाएगा, सर 51 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। 50 से लेकर 54 के बीच से मेरे पास जो आएगा उसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, 51 लिख दूंगा। फिर क्या आ जाएगा सर, 39 42। सर 39 मेरे पास कहाँ पे आ जाएगा, लिखा हुआ भी है नंबर, ऊपर वाली रो में आ जाएगा। एक दो तीन। सही है। फिर 42। 42। फिर 43। ठीक है। 42 भी रिकॉर्ड कर दिया, 43 भी मैंने क्या करा अपने पास रिकॉर्ड कर दिया। फिर 52। सर 52 को यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया मैंने अपने पास। फिर आ जाएगा मेरे पास 40 और 43। 40 आ गया, 43 भी आ गया मेरे पास। ठीक है। मैं इसको कलर हाईलाइटेड कर देता हूँ ताकि मसला ना हो। 40 को भी हाईलाइट कर दिया, 43 को भी हाईलाइट कर दिया। अब आ जाता है 46। 46 कहाँ पे आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा कोई। 52 का आ जाएगा सर, नीचे की तरफ आ जाएगा कोई। ठीक है सर। सर फिर आखिरी के जो 4 बचे हैं इसका क्या हिसाब बनेगा, 40 43। तो 40 में कहाँ पे रिकॉर्ड दूंगा सर, ऊपर की तरफ रिकॉर्ड कर दूंगा, 40 आ जाएगा। फिर आ जाएगा मेरे पास 43 भी यहीं पे आ जाएगा मेरे पास। सही है। फिर 46 और 54। तो 46 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा और 54 मेरे पास कहाँ आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा कोई हिसाब किताब। सही सर। ये मेरे पास टोटल नंबर टैली बन जाएगी। अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ 35 से लेकर 39 के बीच में मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं सर, 3 ऐसे बच्चे थे जिनके 35 से लेकर 39 के बीच में। 40 से लेकर 43 44 मार्क्स कितने बच्चों के हैं सर, 10 बच्चों के। 45 से लेकर 49 2 बच्चों के। 50 से लेकर 54 बच्चों के 5। तो टोटल में अगर इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करूँ तो टोटल कितनी बन जाएगी सर, 20 बन जाएगी। वही आंसर आया जो ऊपर आया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा है, डेटा को कंसाइज कर दिया, मिला दिया है। पहले हमने क्या किया था 30। अब मैं अगर देखूं ऊपर वाला भी सवाल सेम है, लेकिन आप देखो इसके डेटा को मैंने क्या किया हुआ, बहुत सारा स्कैटर किया हुआ है, इतना लंबा डेटा बना है मेरा तो। सही। अगर मैं देखूं तकरीबन ये 79 रो से शुरू हुआ है, ये कोई जाके 199 की रो के ऊपर, तो ये तकरीबन 20 रोज लगी मुझे इस डेटा को बनाने में। लेकिन सिमिलरली अगर इसका आंसर मैं देखूं तो इससे कितने लोगों में बन गया सर, सिर्फ 5 रोज में बन गया। ठीक है। तो डेटा क्या होगा, कंसाइज हो गया, समझाने में आसान होता है। याद रखिएगा जितना बड़ा डेटा होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, ग्रुपिंग के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। आर वी लर्न दैट थिंग। सही है सर। अच्छा अब हम लिख लेते हैं होम असाइनमेंट अपने पास कि हम घर पे बैठ के क्या काम करेंगे। सबसे पहला तो काम आपका ये होगा कि आप इसको बैठ के सुन लेंगे और इसकी नोटिंग कर लेंगे। सही है। पीडीएफ फाइल आपके पास इसकी शेयर हो जाएगी। सर फिर इसके बाद आप जो इसका होमवर्क कर रहे होंगे मेरे लिए, वो आप सवाल सॉल्व कर रहे होंगे 2.1 2.2
2.3, ठीक है, 2.1, 2.2 और 2.3। अच्छा, ये सवाल आप किस बेसिस के ऊपर कर रहे होंगे? अनग्रुप डेटा के ऊपर कर रहे होंगे। अनग्रुप डेटा की बेसिस के ऊपर ये 3 सवाल आप मुझे करके दिखा देंगे, मुझे पता है ये। और साथ ही साथ 2.3 आप क्या करोगे? ग्रुप डेटा के लिए भी सॉल्व कर दोगे। ठीक है, इसमें आप देखोगे ना, इसके अंदर इंटरवल आपको बना के दिए हुए हैं आपको। सही। अब आप देखोगे इसमें जिस हिसाब से इंटरवल्स बना के दिए हुए हैं, क्या बोला है? 110 से 114, 115 से 119, 120 से 124, इसी तरह से 125 से 129, 130 से 134, इस हिसाब से आप चलाते ही रहोगे। सही। क्लियर है सर? 135 से 140, 139। अब देख लो कैसे बना रहा हूँ सर मैं। देखो अब ये हम सीख भी लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर ही। यहाँ पे आप देखो 110 से 114, तो काउंट करो 110, 111, 112, 113, 114, टोटल कितने नंबर आ रहे हैं? 5 नंबर आ रहे हैं। 110, 111, 112, 113, 114, 5 नंबर आ रहे हैं। तो 124 से भी आप जो ब्रेकिंग बनाना स्टार्ट करोगे तो पहला पॉइंट कौन सा ले लोगे? 125, 125 एक, 125 दो, 125 तीन, सॉरी 125 एक, 126 दो, 127 तीन, 128 चार, 129 पांच। तो 125 से 129 का ब्रेकअप आप बना दोगे। ठीक है सर? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी। ठीक है सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।